चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट के को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। होता क्या है, तो जब कोई भी दो चार्ज बॉडी अलग अलग पोटेंशियल का किसी भी मेटल वायर से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वहाँ क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिफिनीशन को लिखा, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through a specific cross section area in unit time दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट अपना एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। आप एसआई यूनिट जितने भी हम जो हमारा टर्म्स है जिसके हम एसआई यूनिट आपको बता रहे हैं, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का बताया, हमने चार्ज का बताया, हमने वर्क का बताया, तो ये सब आप याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब भी कोई दो चार्ज बॉडी अलग अलग पोटेंशियल का अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी भी मेटल वायर के द्वारा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे। और कैसे करेगा, तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो चार्ज हमारा फ्लो करेगा वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर कब तक करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। और यही जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है किसी भी मेटल वायर में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या कहेंगे कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ जो फॉर्मूला है आपका आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, मतलब करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अब देखिए करंट ये जो हो गया क्यू, क्यू क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को, टी हो गया सेकेंड को, तो सी अपॉन एस कहने का मतलब एम्पियर इक्वल्स टू कॉलम पर सेकेंड। ये हमारा जैसे एक डायग्राम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक सर्किट डायग्राम हो गया। आगे हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम होता क्या है। तो इसमें ये सेल हो गया, यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है इस मेटल वायर के द्वारा। तो इसमें दो चीज़ होता है, पहला एक चीज़ आपको पूछेगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन अ सर्किट कन्वेंशनल करंट फ्रॉम द बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, मतलब अगर आपको यहाँ से दो चीज़ें पूछी जाएंगी, पहले अगर हमको बोलेगा कि बताइए करंट का फ्लो जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होगा। जबकि अगर हम एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो अपना निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की होगा। करंट कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की ओर ऐसे करके करेगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव। क्योंकि हुआ क्या कि जिस समय में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था उस समय में बस दो ही टाइप के चार्ज के बारे में जाने जाते थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बट द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, उस समय में इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, जो कॉन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होता है, तो आप सीधा कहोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी देखा कि करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए 1 एम्पियर किसको कहेंगे जब हम कब कहेंगे। देखिए, तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो क्या कहेंगे कि जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। मतलब 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो हमें याद रखिएगा 1 एम्पियर अगर बोलेगा किसको कहेंगे, तो कहेंगे कि जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन, चाहे वो अपना मोटा तार हो पतला तार हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड के लिए अगर फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। मतलब 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो जो हमारा एम्पियर हो गया, एम्पियर क्या है, बिगर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। कभी कभी स्मॉलर यूनिट के बारे में पूछे जाते हैं, तो अगर बोलेंगे स्मॉलर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। और नेक्स्ट है करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर। और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है
कि एमीटर को हमेशा कनेक्ट करेंगे सीरीज में विद द सर्किट इन विच करंट इज टू बी मेजर। जिस भी सर्किट का करंट मेजर करना है, जैसे मान लो हमें इस सर्किट है, ये सर्किट का करंट अगर हमको मेजर करना है, ये हमारा कंडक्टर हो गया और इसमें हमको मेजर करना है कि कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमीटर लगा देंगे और सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था वोल्ट मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए उसको हम पैरेलल में लगाते हैं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट इन विच करंट इज टू बी मेजर्ड। हमेशा किधर रखेंगे बुआ, सीरीज में रखेंगे। और एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस सो इट में टेक चेंज द वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। बात समझ में? यहाँ एक टर्म है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। देखिए जो हमारा न्यूमेरिकल्स है उसमें क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 0.25 एम्पियर का करंट 20 मिनट के लिए लेता है। ठीक है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो उस सर्किट में कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे। तो हमें यहाँ करंट दिया है, टाइम दिया है 20 मिनट। तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और फार्मूला लगा देंगे I = Q/T, मतलब करंट = चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से Q = I/T। अब जब 0.25 को अगर आप 1200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल 300 कूलम का चार्ज आएगा। मतलब ये हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर हम 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं 20 मिनट के लिए, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा, फ्लो करेगा, वो कितना करेगा, 300 कूलम का करेगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है, हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर so as to get a continuous flow of electric current is to connect the conductor between the terminals of the cell or a battery। मतलब सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो अगर हम अपने सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में चाहते हैं कि कंटिन्यूअस क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको टर्मिनल्स को सेल या बैटरी से जोड़ देना। यहाँ दो टर्म यूज हुआ, सेल और बैटरी। सेल क्या होता है, सिंगल होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही बैटरी कहते हैं। बात समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है पहले इसको देखेंगे। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर and other resistors like bulb and switch between the two terminals of a cell or a battery along which the electric current flow is called electric circuit। मतलब अगर आपको पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो क्या कहेंगे कि एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होगा जिसमें वायर होगा, साथ में अदर रेजिस्टेंसेज होंगे लाइक बल्ब होगा, स्विच होगा, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी अलॉन्ग विच जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे। ठीक है, और सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करते हैं जिसको हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो देखिए व्हाट इज सर्किट डायग्राम, तो क्या कहेंगे, अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट हैव बीन कनेक्टेड। इलेक्ट्रिक सर्किट के जो अलग अलग कंपोनेंट है वो कैसे कनेक्ट है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सिंबल तो आपके एनसीईआरटी के बुक में एक जगह इलेक्ट्रिकल सिंबल दिए हुए हैं, आप उनको कृपया ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू में सिंबल देके पूछ लेगा ये किस चीज़ का सिंबल है, तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, इसलिए आप ध्यान से उस चीज़ को देख लेंगे। तो क्या कहेंगे, एक ऐसा डायग्राम जो हमें इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब कैसे अलग अलग कंपोनेंट किसी भी सर्किट का कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकल सिंबल के द्वारा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किट डायग्राम। जैसे आप इस सर्किट डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, सेल है, ये आपका स्विच हो गया एस स्विच, और ये क्या हो गया, जैसे स्विच को हम यहाँ पर डॉट डालें मतलब ये क्या हो गया, क्लोज स्विच। स्विच को जैसे हम क्लोज करेंगे यहाँ बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो। जैसे ग्लो हो जाएगा कहने का मतलब क्या हो गया, पाथ क्या हो गया, पूरा हो गया और करंट इसमें फ्लो करने लगेगा। एक डायग्राम हमने और बताया है, इसमें हमने क्या किया, एमीटर भी लगाया, वोल्ट मीटर भी लगाया। ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टर हो गया, या आप इसको कंडक्टर कह दो, ये सेल हो गया, ये स्विच हो गया, और ये कंडक्टिंग वायर हो गया जिसके द्वारा करंट फ्लो करेगा। तो आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि ड्रॉ अ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम विच कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, रेजिस्टर्स
एमीटर, वोल्ट मीटर एंड स्विच। तो आप इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट को, जैसे एमीटर को हमने क्या बताया था कि सीरीज में डालेंगे, वोल्ट मीटर को क्या डाले थे कि रेजिस्टर्स के पैरेलल में डालेंगे, और यहाँ से क्या हो रहा है आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, चूँकि स्विच क्लोज है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन किधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और जब बोलेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कोई टॉपिक जो है हमारा ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 2 या 3 मार्क्स के सवाल इस टॉपिक से बनते हैं 200%। या तो नोमेकस बोल देगा या आपको बोलेगा कि ओम्स लॉ को डिराइव करके बताओ, तो आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे ओम्स लॉ होता क्या है। तो इसके रिगार्डिंग पहली बात कि ये हमें एक रिलेशनशिप बताता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ का काम क्या है, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। क्या कहता है ओम्स लॉ, तो क्या कहेंगे कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स। कहने का मतलब किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और आपको पता होगा जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो वहाँ पे हटा के अगर हम इक्वल्स टू लगाते हैं तो कोई ना कोई एक कॉन्स्टेंट आता है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद जिस कांस्टेंट का उपयोग करेंगे उस कांस्टेंट को हम लोग R कहेंगे, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया जिसको हम लोग R मतलब रेजिस्टेंस हो गया। और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, और साथ में कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ये टोटल 4 फैक्टर्स है जिस पे हमारा ये जो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है। तो अभी हमने देखा V इक्वल्स टू R इंटू आई, इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं V बट्टे में I इक्वल्स टू R या I इक्वल्स टू V बट्टे में R। तो यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और जो हमारा करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। कहने का मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो हमारा करंट भी डबल हो जाएगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस रिलेशन में देखें तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो हमारा करंट हाफ हो जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस के हाफ करते हैं तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि ऑन व्हाट फैक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड। तो किसी भी गिवन कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक करंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर और दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। रेजिस्टेंस ये हो गया आपका R से डिनोट करते हैं, इसका SI यूनिट ओम होता है और यही आपका इसका सिंबल भी होता है। तो देखो रेजिस्टेंस होता क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जब कंडक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो दे कोलाइड विद द अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। हमने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कोलिजन होगा। इस कोलिजन के कारण ड्यू टू दिस कोलिजन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो रेजिस्टेंस की अगर हम डिफिनीशन की बात कहेंगे तो क्या कहेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, और इसका SI यूनिट ओम होता है। 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जब किसी भी कंडक्टर में
कंडक्टर का अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि डिफाइन करो 1 ओम होगा क्या, तो क्या कहेंगे कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को 1 ओम तब कहेंगे जब उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो उसके एंड्स का, और दूसरी बात जब उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक छोटा सा नोमेकल्स है, आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, मतलब करंट कितना दे दिया 2 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट। तो आपको बोला रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करो, तो आपको पोटेंशियल दिया है, आपको करंट दिया है, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है V/I। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.05 एम्पियर। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.05 ओम, सॉरी 0.05 ओम। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ बिटवीन V/I। कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ कैसा होता है। तो देखो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस को x एक्सिस पे और करंट को y पे रखेंगे, और स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो आपको अगर पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ कैसा होता है तो आप क्या कहोगे स्ट्रेट लाइन होगा और ऑरिजिन से पास करेगा। कुछ 2-3 पॉइंट्स हमारे पास नोट्स में है। देखिए नोट्स में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेस पे जितने भी सब्सटेंस हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया। ठीक है, पहला ऐसा सब्सटेंस जिसका लॉ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा उसको गुड कंडक्टर्स कहेंगे। जैसे इसमें आ जाएंगे क्या आपको मेटल्स आ गया, तो जितने भी मेटल्स हैं हमने पहले भी बताया था कि जितने भी मेटल्स हैं सारे क्या है गुड कंडक्टर्स हैं। जैसे आप ले लो कि आपका सिल्वर मेटल जिसमें बेस्ट कंडक्टर आता है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम मेटल हो गया, ये सारे क्या हो गए गुड कंडक्टर्स। मतलब गुड कंडक्टर अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजली। गुड कंडक्टर किसको कहेंगे जो अपने द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने थे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेस पे, रेजिस्टेंस के बेस पे जिसका लॉ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, याद रखना आपको ये बात कि अगर लॉ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो गुड कंडक्टर, जिसका कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो वो रेजिस्टर्स होगा। जैसे इसमें नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेनेंट हो गया, ये सारे क्या चीज में आ जाएंगे रेजिस्टर्स में आ जाएंगे। और रेजिस्टर्स रिड्यूसेस द करंट इन अ सर्किट, मतलब रेजिस्टर्स के द्वारा करंट तो पास होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना गुड कंडक्टर्स के द्वारा होगा। ठीक है, तो और अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर्स का तो क्या कहेंगे कि ऐसा सब्सटेंस जिसका इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा उसको इंसुलेटर कहेंगे, जैसे रबर हो गया। तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रीशियन हैं वो सारे इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन वियर रबर हैंड ग्लोव while working with electricity because rubber is an insulator and protects them from electrical shock। बात समझे। इसके बाद वुड की अगर हम बात करेंगे तो वुड भी एक गुड इंसुलेटर है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है।